अमेलगमेशन रिवाइज करते हैं बच्चा पार्टी, लेके प्रभु का नाम। टन जब दो या दो से ज़्यादा कंपनियां मिलकर के एक नई कंपनी बनाती हैं, उसे अमेलगमेशन कहते हैं। A + B = C। ए और बी ने अपनी आइडेंटिटी खत्म कर दी, नई कंपनी बना ली C। ए और बी खत्म, नए नाम से काम करेंगे C के नाम से, इसे कहते हैं अमेलगमेशन। एक और चीज़ होती है A + B = B, यानी B ने A को खरीद लिया, या फिर A + B = A। एक कंपनी की आइडेंटिटी खत्म हो रही है, दूसरे के अंदर वो समा रही है, उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो प्यारे बच्चों, अमेलगमेशन हो चाहे एब्जॉर्प्शन हो, ट्रीटमेंट पूरे चैप्टर के अंदर सेम ही रहता है, सब कुछ, सब अकाउंटिंग सब सेम रहती है। ओके सर। अगली बात आती है परचेज कंसिडरेशन। एक वर्ड आता है इसके अंदर अमेलगमेशन के चैप्टर में, परचेज कंसिडरेशन। तो भैया ऐसा है, लेट सपोज एक कंपनी है ए, उसने बी को खरीद लिया, ए ने बी को खरीद लिया, उसके एसेट्स वगैरह लायबिलिटीज वगैरह खरीद लिए। तो क्या बाइंग कंपनी यानी ए पेमेंट नहीं करेगी बी को? हाँ बिल्कुल करेगी सर। जो भी पेमेंट की जाएगी वो शेयर्स या कैश के रूप में की जाती है, उसे परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। आई रिपीट अगेन, बाइंग कंपनी जब सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को पेमेंट करती है, वो पेमेंट शेयर्स और कैश के रूप में हो सकती है, किसी और रूप में भी हो सकती है। कुल मिलाकर के बाइंग कंपनी सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को जो भी पे कर रही है कंपनी को खरीदने के बदले में, उस अमाउंट को परचेज कंसिडरेशन कहा जाता है। ये 99.99% क्वेश्चन में गिवन नहीं मिलेगा, आपको खुद ही ढूंढना होगा। ओके सर जी, कैसे ढूंढेंगे? दो मेथड होते हैं, नेट पेमेंट मेथड, नेट एसेट मेथड। अगर क्वेश्चन ने पीसी निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन पूरी दे रखी है तो नेट पेमेंट मेथड लगेगा। कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ने बताया कि बाइंग कंपनी ने, परचेजिंग कंपनी ने सेलिंग कंपनी के इक्विटी शेयरहोल्डर्स को इतने शेयर्स दे दिए, इतना कैश दे दिया, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को इतने शेयर्स दे दिए, इतना कैश दे दिया, कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिसिंग नहीं है, सीधा सीधा कैलकुलेट कर लो, इसे कहते हैं नेट पेमेंट मेथड। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे कैलकुलेट कर लो। कई बार क्वेश्चन ऐसा गेम खेल देता है कि वो लिख देता है कि बाइंग कंपनी ने परचेजिंग कंपनी के इक्विटी शेयरहोल्डर्स को नेसेसरी शेयर्स इशू कर दिए, बताता नहीं कितने दिए, नेसेसरी वर्ड लिख देगा, मतलब इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगी। या ये लिख देगा कैश दे दिया नेसेसरी, बैलेंसिंग पेमेंट कैश में कर दी, पर कितनी, उस केस में हम नेट एसेट मेथड लगाते हैं। नेट पेमेंट मेथड से पीसी तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे निकाल लेते हैं। नेट एसेट मेथड अगर लगाना पड़े तो उससे पीसी निकालने का फॉर्मूला है एसेट्स टेकन ओवर माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर। बाइंग कंपनी ने सेलिंग कंपनी के जो एसेट्स टेक ओवर कर लिए, उसमें से जो लायबिलिटीज टेक ओवर कर लिए वो माइनस कर लो। टेकन ओवर वाली जो एसेट लायबिलिटी खरीदे हैं वो एसेट माइनस लायबिलिटी, और कौन सी वैल्यू पर? अग्रीड वैल्यू। अग्रीड वैल्यू कौन सी होती है? जो बैलेंस शीट के नीचे गिवन होती है क्वेश्चन में। अब अमेलगमेशन के अंदर एक और हॉट टॉपिक आता है बच्चा पार्टी, मर्जर वर्सेस परचेज। हमें अमेलगमेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये पहचानना होता है कि अमेलगमेशन का क्वेश्चन है या परचेज का क्वेश्चन है या मर्जर का क्वेश्चन है। क्यों? एक ट्रीटमेंट बदल जाता है, चाहे हम अमेलगमेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं चाहे एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन कर रहे हैं। हमें ये चेक करना होगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कि ये मर्जर का क्वेश्चन है या परचेज का क्वेश्चन है। अगर मर्जर का क्वेश्चन है तो एक आइटम का ट्रीटमेंट कुछ और होता है, अगर परचेज का क्वेश्चन है तो एक आइटम ऐसा जिसका ट्रीटमेंट कुछ और, मतलब एक आइटम रिजर्व के ट्रीटमेंट पर कुछ फर्क पड़ जाता है। अच्छा, तो पहली बात तो ये हम कैसे पता लगाएंगे कि क्वेश्चन मर्जर का है या परचेज का है? अगर पांचों शर्तें पूरी हैं तो मर्जर का क्वेश्चन है, एक भी शर्त टूटी तो परचेज का क्वेश्चन बन जाएगा। कौन सी है पांचों शर्तें? ऑल एसेट लायबिलिटी एंड रिजर्व टेक ऑन ओवर। बाइंग कंपनी ने, खरीदने वाली कंपनी ने सामने वाली कंपनी के सारे एसेट, सारे लायबिलिटी, सारे रिजर्व सब टेक ओवर कर लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। एटलीस्ट 90% इक्विटी शेयरहोल्डर्स कंटिन्यू। जो सेलिंग कंपनी है उसके 90% इक्विटी शेयरहोल्डर्स नई कंपनी में भी कंटिन्यू कर रहे हैं, कहीं छोड़ के नहीं जा रहे, बस समा रहे हैं दूसरी कंपनी में। परचेज कंसिडरेशन में इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे हैं, केवल फ्रैक्शन शेयर्स के बदले कैश दे सकते हो। पुरानी कंपनी का बिजनेस कंटिन्यू करेगी, नई कंपनी बंद नहीं करेगी। और नई कंपनी ने जो एसेट लायबिलिटी टेक ओवर की है पुरानी कंपनी के, बाइंग कंपनी ने जो एसेट लायबिलिटी टेक ओवर की है सेलिंग कंपनी के, उन्हें वो अपनी बुक्स में बुक वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करके चलेगी, यानी जिस वैल्यू पर पुरानी कंपनी के लिखे हुए थे उसी वैल्यू पर एसेट लायबिलिटी को नई कंपनी भी अपने यहाँ लिख करके चलेगी बच्चा पार्टी। ये है पांचों शर्तें, याद होनी चाहिए आपको। जिनको लग रहा है तेज चल रहा है, भैया सुनो ध्यान से। 5 मिनट में कहोगे 5 मिनट में अवेलेबल है चैनल पे, 10 मिनट में कहोगे 10 मिनट में दे रहा हूं, 1 घंटे में कहोगे 1 घंटे में, और 3 घंटे में विद क्वेश्चन कहोगे 3 घंटे में विद क्वेश्चन मौजूद है। चैनल को देखो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। जितना समय तुम दे सकते हो उस प्रकार से हर चैप्टर की वीडियो मौजूद है, ठीक है? अभी दे रहा हूं बिल्कुल एंड मोमेंट पे रिवाइज करने के लिए। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। पढ़ने वाले बच्चों के लिए, नालायकों के लिए नहीं है। उसके बाद बच्चा पार्टी अब हम आते हैं जनरल एंट्रीज, यानी अपने आखिरी पार्ट की तरफ। अच्छा, अगर मर्जर का क्वेश्चन होगा तो क्या होगा, और अगर परचेज का क्वेश्चन होगा तो क्या होगा? पांचों शर्तें पूरी हुई, मर्जर का क्वेश्चन है, एक भी शर्त टूटी, क्वेश्चन बन जाएगा परचेज का बच्चा पार्टी, परचेज का बच्चा पार्टी।
ठीक है सर, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम सर। अब मर्जर का क्वेश्चन हो चाहे परचेज का क्वेश्चन हो, केवल एक आइटम के ट्रीटमेंट पर फर्क पड़ता है, वो आइटम है रिजर्व्स, वो आइटम है रिजर्व्स। उसमें भी परचेज का अगर क्वेश्चन है, परचेज का अगर क्वेश्चन है और मर्जर का अगर क्वेश्चन है, इस बात से केवल नई कंपनी के रिजर्व्स के ट्रीटमेंट पर फर्क पड़ेगा, ओल्ड कंपनी के रिजर्व्स के ट्रीटमेंट पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन पहले तो ये पता लगाओ मर्जर का है या परचेज का है, पांचों शर्तें चेक करो, पांचों पूरी है तो मर्जर का क्वेश्चन है, एक भी टूटी तो परचेज का क्वेश्चन है। जब पता लग जाए मर्जर का है या परचेज का है, तब भी केवल न्यू कंपनी के यानी बाइंग कंपनी के रिजर्व्स के ट्रीटमेंट पर फर्क पड़ेगा। ओल्ड कंपनी यानी सेलिंग कंपनी के रिजर्व्स का तब भी एक ही ट्रीटमेंट होगा, क्या? ऑल रिजर्व्स ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, ओनली लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। मर्जर का क्वेश्चन हो चाहे परचेज का क्वेश्चन हो, जो पुरानी कंपनी है जो बंद हो रही है, जो अपनी आइडेंटिटी दूसरे को सौंप रही है, वो सारे रिजर्व्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देगी। क्यों? रिजर्व्स पे इक्विटी शेयर होल्डर्स का अधिकार होता है। हाँ, किसी रिजर्व के अगेंस्ट अगर कोई लायबिलिटी है तो उतना पोर्शन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। जैसे क्वेश्चन में लिखा है एक रिजर्व है फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए और लिखा है इस रिजर्व पे क्लेम आ रखा है, इसके अगेंस्ट 10,000 का क्लेम है, तो 40,000 आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को दोगे, 10,000 का क्लेम दोगे रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है सर। नई कंपनी के यहाँ क्या होगा, बाइंग कंपनी के क्या होगा? अगर मर्जर का क्वेश्चन है तो रिजर्व का ट्रीटमेंट अलग है, परचेज का क्वेश्चन है तो रिजर्व का ट्रीटमेंट अलग है। अगर मर्जर का क्वेश्चन है तो नई कंपनी की बुक्स में सारे रिजर्व्स टेक ओवर होंगे बुक वैल्यू पर, सारे रिजर्व्स टेक ओवर होंगे बुक वैल्यू पर, सारे रिजर्व, सारे पुरानी कंपनी के सारे रिजर्व टेक ओवर हो जाएंगे। मर्जर की तो शर्त भी एक ही होती है, सारे एसेट लायबिलिटी रिजर्व टेक ओवर, और जो भी डिफरेंस होगा वो जनरल रिजर्व से एडजस्ट करके चलेंगे। ठीक है सर। लेकिन परचेज का क्वेश्चन है तो नई कंपनी के यहाँ पुरानी कंपनी के केवल स्टैट्यूटरी रिजर्व टेक ओवर होंगे, फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट रिजर्व वगैरह वगैरह, जिसके लिए एंट्री पास होगी अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट। दिस इज इट, दिस इज इट। यानी पांचों शर्तें पूरी तो मर्जर, एक भी टूटी तो परचेज। मर्जर हो चाहे परचेज हो, ओल्ड कंपनी का एक ही काम है, रिजर्व को उठाओ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करो, रिजर्व के इक्विटी शेयर अकाउंट में ट्रांसफर करो, रिजर्व के अगेंस्ट अगर कोई थोड़ी बहुत लायबिलिटी या क्लेम है उतना पोर्शन रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। नई कंपनी के अगर मर्जर का क्वेश्चन है सारे रिजर्व टेक ओवर कर लो, डिफरेंस जनरल रिजर्व से एडजस्ट कर दो। परचेज का क्वेश्चन है तो केवल स्टैट्यूटरी रिजर्व टेक ओवर करो, एंट्री पास करो अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट। ओल्ड कंपनी के क्या जनरल एंट्रीज होंगी? अब जनरल एंट्रीज वाले पार्ट पे आ रहे हैं, हमारा अमेलगमेशन का आखिरी पार्ट है। ओल्ड कंपनी यानी जो कंपनी बंद हो रही है वो क्या करेगी? अपने एसेट्स को रियलाइजेशन में डालेगी, लायबिलिटी को डालेगी। रियलाइजेशन अकाउंट एक थैला है, आपकी कंपनी बंद हो रही है ना, आप ओल्ड कंपनी हो, बंद हो रही है आपकी कंपनी, क्या करना है? एसेट लायबिलिटी रिजर्व सब बेचने हैं आपने, तो थैले में एसेट डालो, लायबिलिटी डालो, थैला सामने वाली कंपनी को, बाइंग कंपनी को पकड़ा दो, उससे पैसे ले लो और अपने शेयर होल्डर्स को दे दो। हाँ, तो बहुत ही सीधा सीधा सर। तो पहले थैले में एसेट डालो, रियलाइजेशन टू एसेट, फिर लायबिलिटी डालो, लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, फिर वो थैला बाइंग कंपनी को पकड़ा दो, बायर कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, फिर बायर कंपनी से पैसा ले लो अपने सामान का, वो आपको कैश देंगे, इक्विटी शेयर देंगे, प्रेफरेंस शेयर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू बायर कंपनी अकाउंट। उसके बाद अगर रियलाइजेशन पे कुछ एक्सपेंसेस वगैरह आपको पे करने पड़ रहे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ठीक है सर, ठीक है सर। रियलाइजेशन पे एक्सपेंसेस की एंट्री आ जाएगी उसके बाद। ओके सर। कई बार ऐसा होता है पहले बायर कंपनी, पहले तुम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर देते हो, फिर बायर कंपनी से वापस ले लेते हो, तो ऐसे केस में पहले तुम पे करोगे, कैश क्रेडिट हो जाएगा, बायर कंपनी डेबिट अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर उनसे ले लोगे कैश अकाउंट डेबिट टू बायर कंपनी अकाउंट। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बुलाओ, उनसे पूछो तुम्हें क्या चाहिए, वो बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल चाहिए हमें, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, डिफरेंस रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दो, और फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए जो भी परचेज कंसिडरेशन में कैश या शेयर्स आए वो उन्हें दे दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट। फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को बुलाओ, उनसे पूछो तुम्हें क्या चाहिए, वो मांगेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स का पैसा, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, रिजर्व डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर। और इससे पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स को तुम उनके लिए जो आया इक्विटी शेयर्स और कैश है वो पे करो, रियलाइजेशन अकाउंट के डिफरेंस को भी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में डाल दो, और लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दो उनके लिए जो इक्विटी शेयर्स आए और कैश आया, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स टू कैश। एंड में इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो जाना चाहिए, यानी एसेट डालो थैले में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, लायबिलिटी डालो, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, थैला सामने वाली कंपनी को दे दो, बायर कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, उनसे पीसी ले लो, कैश अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू बायर कंपनी अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बुलाओ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट रियलाइजेशन, अगर कोई डिफरेंस है तो उनको उनकी पीसी दे दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश टू प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बुलाओ, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, रिजर्व्स डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, उनको पीसी देने से पहले रियलाइजेशन अकाउंट का डिफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करो। अगर रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, और अगर रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट बैलेंस बच रहा है तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन।
फिर इक्विटी शेयरहोल्डर्स को भी पीसी पे कर दो, इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स टू कैश अकाउंट। एंड में इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो जाना चाहिए। ठीक है सर जी। और न्यू कंपनी की बुक्स में क्या एंट्री होंगी? न्यू कंपनी जो बिजनेस खरीद रही है किसी दूसरी कंपनी का, वो सबसे पहले बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू ओल्ड कंपनी अकाउंट ये एंट्री पास करेगी कि हमने बिजनेस खरीद लिया, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू ओल्ड कंपनी अकाउंट। फिर यानी थैला आ गया, वो थैला आ गया उसके पास, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर कंपनी। फिर वो थैले को खोल के देखेगी थैले में क्या क्या है, एसेट टू लायबिलिटी टू बिजनेस परचेज। यस सर, यस सर, यस सर। एसेट टू कौन कौन से एसेट आए हैं, कौन कौन सी लायबिलिटी आई है, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट टू बिजनेस परचेज। अगर मर्जर का क्वेश्चन है तो सारे रिजर्व्स आ जाएंगे, टू रिजर्व्स। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। मर्जर में सारे रिजर्व टेक ओवर होते हैं। और इस एंट्री का डिफरेंस डेबिट साइड है तो गुडविल में चला जाएगा, क्रेडिट साइड है तो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ओके सर। अगर परचेज का क्वेश्चन है, अगर परचेज का क्वेश्चन है तो एसेट टू लायबिलिटी टू बिजनेस परचेज, उसके बाद केवल स्टैट्यूटरी रिजर्व टेक ओवर होंगे, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, और डिफरेंस जनरल रिजर्व से एडजस्ट। अच्छा, मर्जर के केस में आई रिपीट अगेन, बिजनेस खरीदा, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर कंपनी, थैला आ गया, थैला खोल के देखा, थैले में क्या है, एसेट टू लायबिलिटी टू बिजनेस परचेज, एसेट लायबिलिटी देख लिया। अब बात कर लेते हैं रिजर्व की, बात कर लेते हैं रिजर्व की। अगर मर्जर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों तो सारे रिजर्व टेक ओवर होंगे, इसी एंट्री में आ जाएंगे, टू रिजर्व्स, सारे के सारे रिजर्व्स इसी एंट्री में आ जाएंगे। और फिर एंड में इस एंट्री का जो भी डिफरेंस बचेगा, डेबिट में बचेगा तो गुडविल में डालेंगे, क्रेडिट में बचेगा तो एक मिनट, इस एंट्री का जो भी डिफरेंस है वो जनरल रिजर्व में चला जाएगा। इस एंट्री का जो भी डिफरेंस है वो जनरल रिजर्व में चला जाएगा। अगर डेबिट में बच रहा है तो जनरल रिजर्व, क्रेडिट में बच रहा है तो जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व। ठीक है सर, ठीक है। अगर परचेज का क्वेश्चन है, अगर परचेज का क्वेश्चन है तो इस एंट्री का डिफरेंस डालोगे डेबिट में गुडविल में, क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व में, और एक एंट्री और पास कर दोगे अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट। एक बार और समझा देता हूं यार, आपने बिजनेस खरीदा, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर कंपनी, फिर थैला खोला, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू बिजनेस परचेज। अब बात कर लेते हैं रिजर्व्स की। अगर मर्जर का क्वेश्चन है सारे रिजर्व यहां पे आ जाएंगे, यस सर जी। और इस एंट्री का जो भी डिफरेंस है, डेबिट साइड छोटी है तो जनरल रिजर्व को डेबिट कर दोगे, क्रेडिट साइड छोटी है तो जनरल रिजर्व को क्रेडिट कर दोगे। अगर परचेज का क्वेश्चन है तो इस एंट्री के डिफरेंस को डेबिट को डालोगे गुडविल में, क्रेडिट के डिफरेंस को डालोगे कैपिटल रिजर्व में, और एक एंट्री और पास करोगे अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। और ये परचेज कंसिडरेशन पे करने की एंट्री है, वेंडर कंपनी टू कैश टू इक्विटी शेयर टू प्रेफरेंस शेयर। अगर शेयर्स आपने इशू करें प्रीमियम पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कई बार पुरानी कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स को डिवेंचर्स देने पड़ते हैं नई कंपनी के अंदर, तो पुराने डिवेंचर्स डेबिट टू नए डिवेंचर्स। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जब नई कंपनी पे करती है तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो भी सेकंड एंट्री में निकल करके आता है वहां से सेट ऑफ करती है, गुडविल या कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बच्चा पार्टी। ओके सर जी, ये पूरा अमेलगमेशन यहाँ पे रिवाइज हुआ है। एक लाइक, एक सब्सक्राइब, कमेंट अब की बार सपने साकार। थैंक यू बच्चा पार्टी। कोई डाउट हो ऊपर दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर लेना, मैं बता दूंगा आपको।